अभी लतिका जी बता रहे थे कि वो बचपन में कैसे गुमसुम थे अपनी दुनिया में, स्कूल में उतना ध्यान नहीं था, मगर मेरा बहुत अलग है। मैं तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, और वो इस तरह क्योंकि मुझे ज़्यादातर समय क्लास के दरवाजे के बाहर खड़ा करके रखा जाता था, आउटसाइड द क्लासरूम। तो इस तरह से आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। क्योंकि मैं 9 साल तक स्कूल गया ही नहीं। अपने गांव में भेड़ बकरियों के साथ, किसानों के साथ बीज बोता हुआ, अपनी माँ से मातृभाषा में सीखता हुआ बड़ा हुआ, और 9 साल की उम्र तक मैं कोई भाषा नहीं जानता था सिवाय लद्दाखी के। तो इसलिए जब स्कूल में घसीटा गया, जहाँ मेरी सिखाई की अंत हो गई, पढ़ाई की शुरुआत हुई, वहाँ पर मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट ही था। बहरहाल, क्योंकि नींव अच्छी थी जो माँ से मातृभाषा में सीखा, तो बहुत जल्द मैं तय कर पाया फासला और बराबर तक पहुँच गया, और आगे जाकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और उस दौरान शिक्षा में रुचि जागी, क्योंकि मुझे अपने शिक्षा का खर्च उठाने के लिए बच्चों को पढ़ाना पड़ा। और ऐसे ही बच्चों के लिए जो मेरी तरह आउटस्टैंडिंग थे, उनके लिए एक स्कूल खोला जो आप देख रहे थे, जिस स्कूल की एडमिशन क्राइटेरिया मार्क्स और डिस्टिंक्शंस नहीं है, बल्कि आप फेल हुए हो वो है। अगर पास हुए हो तो वेटिंग लिस्ट में हो सकते हो। आज यहाँ देख रहा हूँ आप बहुत से छात्र हैं यहाँ पर, स्कूली छात्र हैं, विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और जो अपनी शिक्षा खत्म कर रहे हैं, ऐसे छात्र भी हैं कॉन्वोकेशन दीक्षांत में। मगर हमें याद रखना चाहिए, ये दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है, वो चाहे मंच पर बैठे अतिथि हों। हम जीवन भर शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जो छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए भी मैं इस पे फिर आऊँगा। पहले थोड़ा समझे हम हमारे शिक्षा प्रणाली में क्या खामियां हैं, जिसको समझ के फिर हम उससे ऊपर उठें, और चाहे विद्यालय में शिक्षारत हो, विश्वविद्यालय में, या बाहर दुनिया में जा रहे हैं, अपनी शिक्षा को जारी रखें। तो खामियां क्या है आज भारत के शिक्षा प्रणाली में? सबसे बड़ी तो मैं ये देखता हूं कि हर चीज किताबी बन गई है। किताबी ज्ञान, पेपर नॉलेज, पेपर एग्जाम्स एंड पेपर डिग्रीज, सब कुछ किताबी है, थियोरेटिकल है। वास्तविक व्यवहारिक जीवन से जुड़ी बहुत कम रह गई है। अब कुछ माता पिता जो जानकार हैं, जो समझते हैं, वो ऐसे प्रणालियों की तरफ जा रहे हैं जहां पर किताबी सुनी सुनाए पढ़े पढ़ाए ज्ञान से उठकर कुछ होता है। बड़े अपमान की बात है भारत के लिए कि आजकल बहुत से IB इंटरनेशनल बैकलॉरियट, कैम्ब्रिज, ऐसे विदेशी प्रणालियों की तरफ लोगों की झुकाव होते देखकर अपने ही देश में यूरोप की नकल करने लगे हैं हम। क्यों? क्योंकि हमारा शिक्षा प्रणाली बहुत नीचे, लोअर ऑर्डर थिंकिंग तक ही सीमित रह जाता है, और इन प्रणालियों में हमें दिखता है कि यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इन बातों पर भी ध्यान दी जाती है। या फिर कभी हम सुनते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये बातें, ये शब्द बज़वर्ड्स बन गई हैं आज। खुशी की बात है कि अब की जो हमारी देश की नई शिक्षा नीति है, उसमें भी इन बातों पर काफ़ी जिक्र और जोर भी दिया जा रहा है। एनालिटिकल थिंकिंग,
या क्रिटिकल थिंकिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मगर ये भी हम विदेशों का नकल करके ग्रहण कर रहे हैं, खासकर यूरोप का, जहाँ से ये आईबी और कैम्ब्रिज वगैरह आते हैं। क्या हमारा देश इतना कंगाल है कि हम अपनी प्रणाली को अपने अनुसार भी नहीं डाल सकते हैं? मैं सोच में पड़ गया काफ़ी साल पहले, और फिर देखने लगा क्या है हमारे भारत की प्राचीन मूल्य और शिक्षा के प्रति सोच समझ। तो पता चलता है कि ये जो आज हो रहा है भारत में तो बहुत कम, बल्कि पश्चिम में जो छोटे नन्हे कदम उठा रहे हैं उन सब के तो हम गुरु रहे हैं, विश्व गुरु सत्य में रहे हैं, आज नहीं हजारों साल पहले। तो मैं आज आपको बताऊं भारत की अपनी विचारधारा या प्रज्ञा क्या रही है, विजडम क्या रही है शिक्षा के प्रति। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के समय, तब से उन्होंने किस तरह से ज्ञान को देखा, जो कि भारत की प्राचीन ज्ञान है, उसमें क्या कहा गया है। तो मैं अचंभित हुआ कि कितनी समझ, कितनी गहराई तब थी, जिसके आगे आज के कोई भी देश फीके पड़ जाते हैं। तो बुद्ध के समय पर उन्होंने ज्ञान को 3 प्रकार के बताया। पहला श्रुतमय प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी ज्ञान, विजडम, विजडम 3 टाइप्स। श्रुतमय प्रज्ञा, हर्ड विजडम, सुनी सुनाई ज्ञान, जिसको हम ज्यादातर देखते हैं आजकल कक्षाओं में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भी लेक्चर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स लेक्चर्स सुना के चले जाते हैं, सुनी सुनाई ज्ञान है। या फिर किताब में पढ़ें, वो भी सुनने से कोई अलग नहीं है, वहाँ लिपि है, अक्षर है, यहाँ आवाजें हैं। तो श्रुतमय प्रज्ञा ये वाली ज्ञान है, जो सबसे निचले स्तर की ज्ञान है, जिसका उन्होंने उदाहरण देकर कहा बुद्ध ने, ये वो ज्ञान है जो पानी पर आप लकीर खींचे उसकी तरह है, आता है चला जाता है, जैसे खींचते हैं वैसे मिट जाता है। तो इसका कोई खास मूल्य नहीं है। जिसको हम आज ज्ञान समझ के बैठे हैं, उसका उन्होंने कहा कोई खास ज्ञान नहीं या मूल्य नहीं है। तो फिर वो कहते हैं दूसरे स्तर पर चिंतनमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा, जिस पे आप खुद चिंतन करें, और जब आपको खरा उतरे हर चिंतन विश्लेषण करने के बाद, तब आप पकड़ें, कुछ छोड़ें। यही तो एनालिटिकल थिंकिंग है, यही तो क्रिटिकल थिंकिंग है। अंग्रेजी में बोलें तो हमें बहुत फैशनेबल लगता है। चिंतनमय प्रज्ञा की बात आज की नहीं है, 2500 से पहले भारत ने दुनिया को दी कि ज्ञान श्रुतमय से ऊपर हो, चिंतनमय हो, जिस पे आप अपने विचार विश्लेषण करें और फिर ग्रहण करें या अस्वीकार करें। तो ये कोई कैम्ब्रिज और आईबी से सीखने वाली बात नहीं है, उन्हें सिखाने की बात है। अब उससे हाँ, इसका भी उन्होंने उदाहरण देकर बताया। ये उस तरह का ज्ञान है या उदाहरण है जैसे हम रेत में लकीर खींचते हैं। तो रेत में लकीर तो पानी के लकीर से बहुत ज़्यादा चलता है, दिनों हफ्तों, मगर उसके बाद वो भी मिट जाता है। तो इसलिए ये भी कोई स्थायी ज्ञान नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इससे ऊपर तो है भावनामय प्रज्ञा, भावना, भव, बीइंग, जिसको हम अपने पर अनुभव से उतारें। वो ज्ञान ज्यादा स्थायी है, वो आप खुद महसूस कर रहे हैं अपने ऊपर। और आज के भाषा में हम सुनते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऐसा कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन, अप्लाइड लर्निंग, ये तो यूरोप में होता है। जी नहीं, ये
2,500 साल बल्कि उससे भी पहले वैदिक काल से भारत में होता रहा है, आपको आज पता चल रहा है, वो भी किसी और से उधार में लाकर, ना कि अपने प्राचीन सभ्यता संस्कृति को जानकर। इसे उन्होंने कहा ये वो ज्ञान है जो पानी पे नहीं, रेत पे नहीं, बल्कि पत्थर पर लकीर जब आप मारें उसकी तरह है। वो दशकों बल्कि सदियों और हजारों साल तक रहता है। ये वो ज्ञान है जो आप खुद पर अनुभव करते हैं, और ये रोजमर्रा के काम से लेके, वरना तो हम फूल पौधे कैसे उगाएं, रसायन के अनुसंधान कैसे करें, इनमें अनुभव से करते हैं, उसे भी कह सकते हैं। मगर भारत की जो ये ज्ञान की परंपरा है, ये उससे भी उठकर खुद पे कैसे जीवन और उसके इम्परमानेंस को, अनित्यता को भी अनुभव कर पाएं, जिससे कि आप लोक से बढ़कर परलोक की तरफ, अध्यात्म की तरफ भी जा सकें इस अनुभव के ज्ञान से। वहां तक ये जाती है, बियॉन्ड दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो ये तब से भारत ने दिया है, इसलिए मैं समझता हूँ भारत सच में विश्व गुरु था, और हमें सीखने की ज़रूरत है तो अपने प्राचीन ज्ञान से, ना कि आजकल के ये जो छोटे मोटे खेल हैं। जी, अगर हम रोजमर्रा के शिक्षा में इसे देखें तो ये क्या माने रखता है। यूं तो ये अध्यात्म तक, परलोक तक जाता है, मगर लोक में देखें तो हर चीज का हम अनुग्रहण करें भावना के स्तर पर, तो क्या होता है, जो मैं विद्यालय आपको बता रहा था, वहाँ पर हम यही कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को हम जीवन में उतारें। वरना अगर हम हर चीज़ को सुनकर, रटकर, परीक्षा देकर पास होते रहें और सोचें कि हम तो बहुत उत्तीर्ण हो गए, हम तो शिक्षित हो गए, तो मैं उदाहरण दे रहा था अभी कहीं पर कि हमारे पुस्तक में समझ लीजिए कि विषय है चाय कैसे बनाएं। वो भी हम तो अंग्रेजी माध्यम से सीखेंगे, हाउ टू मेक टी। तो फिर रटवाएंगे हम, फर्स्ट बॉईल द वाटर, देन पुट टी लीव्स, देन ऐड शुगर एंड फाइनली ऐड द मिल्क। और फिर ये रटेंगे, फर्स्ट बॉईल द वाटर, देन पुट टी लीव्स, ऐड शुगर एंड फाइनली मिल्क एंड टी इज रेडी। फर्स्ट बॉईल द वाटर, देन ऐड शुगर, देन टी लीव्स। ये रट रट के हम परीक्षा में 10 में से 10 भी प्राप्त कर लेंगे, मगर घर पे बोलेंगे बेटा चाय जरा बनाना, हाथ कांपेंगे, पैर कांपेंगे, और चाय के बदले पता नहीं क्या बना। तो ये तो हालत है, जीवन में हम चाय नहीं बना पाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी होंगे जो फट से चाय बनाएं, सबसे उम्दा चाय बनाएं, मगर उन्हें लिखना नहीं आएगा कि फर्स्ट बॉईल द वाटर, देन पुट द टी लीव्स। वो बॉईल का स्पेलिंग गलत लिख देंगे, उनको फेल कर दिया जाएगा, उनको फेल कर दिया जाएगा। तो आप ही बताइए कौन ज्यादा क्वालिफाइड है हमारे या किसी भी स्कूल में, जिनको चाय बनानी आती है या जिनको एक प्रणाली जो अन्याय पर वो है, बना है, उसमें उन्हें फेल कर दिया। तो हमें दुनिया बदलने की ज़रूरत है, कागज़ें बदलने की नहीं। दुनिया बदलने के लिए ऐसे लोग चाहिए जिन्हें सच में कुछ करना आए, चाहे किताब में वो कर पाएं या ना कर पाएं, है कि नहीं। तो जब बात इस पर आती है तो इस विद्यालय में हम क्या कोशिश करते हैं कि जो भी है वो उस पर हम अमल करें। अब विज्ञान में, साइंस में चैप्टर आता है हीट। हीट में हमसे रटवाया जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू पार्टिकल्स, वगैरह वगैरह वगैरह। रट लेंगे, पास भी कर लेंगे, मगर उसका कोई जीवन में लाभ नहीं होगा। यहाँ हम इस विद्यालय में इन्हीं चीज़ों को प्रयोग करते हुए ऐसे घर बनाते हैं जिनको
सूरज की जो गर्मी आ रही है उसको वो पकड़ सके, और कंडक्शन से दीवार को पार करते हुए वो गर्मी रात को जब ठंड होती है तब आए, या कन्वेक्शन से हवा के चलन से गर्म हवा जो शीशे के बीच में है वो पूरे घर में छाए, या फिर रेडिएशन से रात को ये जो गर्म दीवारें हैं वो तरंगों से लोगों तक गर्मी पहुंचाए। अब ऐसे प्रयोग करें तो ऐसे घर बन जाते हैं जो कि -20 में +20 तापमान पे रहते हैं। ये है भावनामय प्रज्ञा। और मैं तो ये कह रहा था कि मैं जब लद्दाख में अपने घर से, जहाँ पर मिनिमम न्यूनतम 22 डिग्री मैंने देखा है पूरे जनवरी में, जब दिल्ली आता हूँ तो मुझे ठंड लगती है। ये लद्दाख का कोई कह रहा है जो कोई तीसरे ध्रुव से आता है। तो ये जादू है विज्ञान का, अगर प्रयोग में लाएं, नहीं लाएं तो वो रह जाएगी किताबों में। वैसे ही हमने इसे थोड़ा और बढ़ाकर सैनिकों के लिए हर जगह ऐसे शिविर या ऐसे शेल्टर जहाँ पर सैनिक बिना किसी आग के, कोई धुआं नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, फिर भी 20-15 डिग्री पे जी सकें। फिर उसको हमारे बच्चों ने, शिक्षा का एक और पहलू है संवेदना, एम्पैथी। तो बच्चों ने हमारे विद्यालय में अपने लिए तो ऐसे घर बनाए, तमाम स्कूल को, हॉस्टल को, उसके बाद बोले हम अपने गायों को भी ऐसा क्यों ना दें। हमारे स्कूल में गाय हैं, बगीचे हैं, जैसा कि जीवन में होता है और स्कूल ऐसे ही होने चाहिए। खैर, तो सबने मिलके कहा गायों के लिए जो गोठ हैं उन्हें भी हम सोलर करेंगे। सब कर लिए सबने मिलके। उस साल, कोई 15 साल पहले, सोलर हीटेड काउ शेड्स बनाए। और फिर हम क्या देखते हैं, उस सर्दियों में जैसे ही हमने उन गायों को उस गोठ में लिया, गाय अपना दूध दुगना या तिगना कर दिए। 5 लीटर जो देते थे वो 10-12 देने लगे। सबने कहा देखो गाय कृतज्ञ हैं हमको, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अच्छा लगा ये सोच भी, मगर फिर हम विश्लेषण करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे बढ़ गया उत्पादकता 2 गुना 3 गुना। इसी को एनालिटिकल थिंकिंग भी कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, की व्हाई हैज द प्रोडक्टिविटी डबल्ड और ट्रिपल। तो फिर हम समझे कि गाय और हम मानव मैमल्स हैं, और मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं, गर्म खून वाले जानवर जिसे कहते हैं, और इन्हें अपना तापमान बराबर रखना होता है 33 डिग्री या 98.8 फ़ारेनहाइट पे। आप सबने अपने जीव विज्ञान में पढ़ा होगा। और कुछ जानवर होते हैं ठंडे खून वाले, जैसे छिपकली, सांप, उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता, वो ठंड में कम हो जाता है, गर्मियों में ज़्यादा। तो ऐसा करते करते हमें जीव विज्ञान से जोड़ने का मौका मिला, फिजिक्स को। और फिर हमें समझ आया कि जो गाय है उसे अपने शरीर को 37 डिग्री पर रखने के लिए कहीं से तो ऊर्जा चाहिए, स्रोत। और वो जब कहीं से ना मिले, 0 डिग्री के जब गोठ होंगे तो वो उनके चारे से जाता है, और तो कुछ है नहीं शरीर में। जब सारा चारा शरीर को गर्म करने के लिए जाए तो फिर दूध कहाँ से आए। और जब सोलर हीटेड गोठ बनाया तो गर्मी सस्ते में धूप से मुफ्त में आई, तो चारा दूध बना और इसलिए दुगना हुआ। तो ये था ज्ञान और ये था विज्ञान। खैर, तो मैं ये कहना चाहूँगा आज जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं कि आप अपने जीवन में क्या उपयोग करते हैं, इस ज्ञान का जो आप लेके जा रहे हैं उसे कैसे अमल में लाते हैं, इस पर निर्भर करता है आप सफल हुए कि नहीं। जो आज आपको मिल रहा है वो डिग्री सच की डिग्री नहीं है। सच तो तब पता चलेगा जब आप इसका प्रयोग करके दुनिया बदलेंगे। नहीं बदलें, नहीं कुछ आप कर पाएँ तो फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, भले ही आपकी जैसी भी कोई डिग्री हो। तो इसलिए स्कूल, विद्यालय शिक्षा के स्रोत नहीं हैं, बल्कि मार्क ट्वेन ने तो ये कहा है, अगर आपने देखा हो बहुत खूबसूरती से,
I have never allowed my schooling to interfere with my education. एजुकेशन कुछ और चीज है, स्कूलिंग बहुत बार बाधक बन जाते हैं। उम्मीद है मुझे स्कूल बदलें और वो जीवन से जुड़ें। उम्मीद है यहाँ पर बेहतर होता हो, वरना हर जगह स्कूलों को बदलने की ज़रूरत है ताकि वो जीवन से सीधे जुड़े और जीवन से सिखाए। इसी बात को किसी शायर ने बहुत सुंदरता से कहा है। मैं आपको वो, एक तरफ मार्क ट्वेन है तो एक तरफ हमारे हिंदुस्तानी इलाके से, उन्होंने क्या कहा है, थोड़ी उर्दू जटिल है, मैं आपको समझाता हूँ। शेख उस्ताद को, शिक्षक को कहते हैं, हाँ? ए शेख बहुत अच्छी मकतब की फ़ज़ा लेकिन, तो ये दानिशमंद, बहुत ज्ञानी फिलोसोफर बोल रहा है, मकतब विद्यालय को कहेंगे, ए शेख बहुत अच्छी मकतब की फ़ज़ा लेकिन आपके स्कूल का वातावरण अच्छा है, योर स्कूल इज़ इंटरेस्टिंग ओ टीचर। फिर वो कहते हैं मगर बनते हैं बयाबा में, बयाबा वीरानों को कहते हैं, पहाड़ों को, जंगलों को, बनते हैं बयाबा में फारूकी व सुलमानी। तो फारूकी और सुलमानी जैसे लोग इन चार दीवारों में नहीं बनती। ए शेख बहुत अच्छी मकतब की फ़ज़ा लेकिन बनते हैं फारूकी व सुलमानी। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट्स में से प्रोफेशनल्स निकलेंगे, मैनेजर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे, मगर जो मालिक निकलते हैं ना सबसे बड़े, वो वीरानों से, बयाबां से निकलते हैं। आप स्टीव जॉब्स को देख लीजिए, आप बिल गेट्स को देख लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी को भी देख लीजिए। इसीलिए किसी ने स्टीव जॉब से पूछा, हैव यू डन MBA और दिस और दैट, PhD? वो बोले, नो आई हैवंट डन दोज बट आई एम्प्लॉय अ लॉट ऑफ देम। तो जो छोड़ के जा रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप खुले आसमान में खुले दिमाग से उड़ान भरें। आप इसमें ना पड़ें कि मुझे तो ये सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी, भले ही वो सबसे बड़े हो, सिविल सर्विसेज हो या जो भी हो, आप में जो खूबी है, आपके पर जिसके लिए बने हैं, वो उड़ान आप भरिए। इसी पे कहा है, आपको फिर उर्दू, नशीमन घोंसले को कहते हैं, हाँ? सुल्तान के गुंबद, जो चबूतरा होता है सुल्तानों का, मतलब सरकारी बड़े लोगों का, तो सुनिएगा, इकबाल कहते हैं मेरे ख्याल से, नहीं तेरा नशीमन, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ जो जा रहे हैं, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। आपका घोंसला वो सुल्तान के छज्जे में जो जगह है महल में, उसमें नहीं है। आप कबूतर बन के उसमें घुसे रहें, बहुत सुरक्षित हूँ, तो सुल्तान के गुंबद में बैठी हूँ। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है, तू बाज है, यू आर द ईगल। बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, ऐसी ऊंची उड़ान भरिए कि आप सबसे ऊंची चट्टानों पर जाकर बसेरा कर सकें। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। बस सिर्फ ये कहूँ कि एक तरफ कुछ बड़ा होते इतने बड़े ना बने कि जैसा कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छांव नहीं, फल लगे अति दूर। मुझे डर है कि इस देश में ऐसे भी बहुत बड़े बनते हैं, खासकर दफ्तरों में अफसर, जो लोगों की मुश्किलों को आसान करने के बजाय उनकी आसानियों को मुश्किल कर देते हैं और फिर बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं। सबकी आसानियों को मुश्किल करके फिर वो सुलझाएं, लोग गिड़गिड़ाएं। ऐसा न बनिएगा, इतने बड़े भी न बनिएगा, चाहे छोटे ही रहें, मगर अपना काम इतने अच्छे से करिएगा कि वही राष्ट्र निर्माण बन जाएगा। तो इसीलिए दूसरा पक्ष
बड़ा हुआ तो क्या हुआ का दूसरा पक्ष है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी। बड़ों को देख के आप छोटों को ये छोटे नहीं, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे है सुई काह करे तलवारी। तो सुई को कभी छोटा ना समझे, आप जाके चाहे सफाई वाला बने, आपको आज के समाज में बहुत छोटे हैं मगर उनके कारण कितने लोग स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे छोटे बने भी तो कोई छोटापन नहीं है कि जो देश के लोगों को सुरक्षित स्वस्थ रख सकें। तो काम कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, निर्भर इस पे करता है कि आप समस्याओं का समाधान कर रहे हैं या समाधानों का समस्या कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सब समस्याओं का समाधान करने के लिए दुनिया में निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।